मैंने इस पर कभी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। कुछ तो था जो हमेशा अजीब लगता था। अगले हफ्ते हम साथ रहने वाले थे। सामान के डिब्बे पहले से ही पैक हो चुके थे। लीज पर साइन हो गया था। वो मेरे लिए खाना बनाता था, मेरे पीछे सफाई करता था, हर सही बात कहता था। उसके कुछ पल अजीब होते थे जब वो अचानक गायब हो जाता। ज्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ घंटे, कभी कभी पूरी रात के लिए। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता। काम से बुलावा आया, माँ को कुछ जरूरत थी, गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने खुद से कहा कि शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन ये बार बार होता रहा। और हर बार जब वो वापस आता, उसके चेहरे पर एक संतोष दिखता, जैसे बाहर जाकर जो भी किया हो उसने उसे सुकून दे गया हो। फिर भी वो बेचैनी मेरे भीतर से जा नहीं रही थी। वो कभी मुझे अपना फोन छूने नहीं देता था। कहता था कि ये प्राइवेसी की बात है। शुरुआत में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैंने पूछ लिया। वो नाराज हो गया, बोला, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, मैं इससे बेहतर का हकदार हूं। यही एक मौका था जब उसने मुझ पर आवाज उठाई। मैंने ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो कब गया, कब लौटा, कितनी देर बाहर रहा, जाते समय क्या पहना था और वापस आकर क्या पहना था। कभी कभी उसके कपड़े बदल जाते, कभी वो सीधे नहीं लेता, और हर बार वो पहले से ज्यादा सुकून में लगता, जैसे कोई बोझ उसने उतार दिया हो। लेकिन वो बोझ अब मुझ पर आ गया था। पिछले मंगलवार को उसने नहाने से पहले फोन टेबल पर ही छोड़ दिया, अनलॉक्ड। मैंने खोल लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ढूंढ रही थी। शायद कोई मैसेज, कोई अनजाना नाम, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि टिंडर खुला हुआ मिलेगा। वो ऐप एक्टिव था, उसमें दर्जनों चैट्स थी, सब हाल की और सब आसपास के लड़कियों से। कुछ ने उसे सेल्फीज भी भेजी थी, कुछ उससे मिलने की प्लानिंग कर रही थी, कुछ पहले ही मिल चुकी थी। हर बातचीत का अंदाज अलग था, हर जगह वो नया किरदार निभा रहा था। वो बस धोखा नहीं दे रहा था, वो अदाकारी कर रहा था, पूरी प्लानिंग के साथ, हर कदम सधा हुआ। मैं स्क्रॉल करती रही जब तक मेरी उंगलियां कांपने नहीं लगी। ये कोई एक बार की बात नहीं थी। हर हफ्ते किसी न किसी लड़की के साथ उसकी डेट फिक्स थी। एक ही पैटर्न, एक ही झूठ। मैंने गैलरी खोली। तस्वीरें, कुछ तस्वीरें ऐसी थी जैसे चोरी छिपे ली गई हो, कुछ पोज में भी जैसे लड़कियों को उस पर भरोसा हो। वीडियो भी थे, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाई। मैं पहले ही कांप रही थी, पहले ही गुस्से से भरी हुई थी। मैंने इंतजार किया जब तक कि वो बाथरूम से बाहर नहीं आया, और फिर उसका फोन उसी पर दे मारा। वो ठहर गया, जैसे किसी बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपना मुंह खोला, पर पहले तो कुछ भी नहीं कह पाया। फिर उसने बस तौलिया गिरा दिया और ऐसे बैठ गया जैसे वो इस पल का इंतजार लंबे समय से कर रहा हो। उसके चेहरे पर शर्म थी। मैंने गड़बड़ कर दी, उसने कहा। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सब बनावटी लग रहा था, जैसे कोई रटा रटाए डायलॉग बोल रहा हो। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे पेट में मरोड़ सा आ गया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैंने गुस्से से उससे पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? उसकी आंखें चमक उठी। तुम अभी समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, सब समझ में आ जाएगा, तुम देखोगी। मैं ये सब हमारे लिए कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, जैसे मुझे तसल्ली देना चाहता हो। मैंने झटक दिया, गुस्से से कांपता हुआ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूं। लेकिन वो बिना कुछ कहे मुड़ा और हॉलवे की ओर बढ़ा। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला। मैं हिली तक नहीं। वो दरवाजा एक जाल जैसा लग रहा था। उसके आसपास की खामोशी किसी भी आवाज से ज्यादा तेज थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई पक्षी, सिर्फ बेसमेंट की लाइट की गूंज। एक हम जो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही दिमाग के अंदर से आ रही हो। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम मेरे अंदर की चेतावनी को धोखा दे रहा था। मुझे जानना था। वो नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी सरप्राइज पार्टी की सजावट पूरी करके इंतजार कर रहा हो। उसने इशारा किया कि मैं आगे जाऊं। मैं सीढ़ियों के पास ही रुकी। रेलिंग को इतना कसकर पकड़ा कि हाथ में दर्द होने लगा। फिर वो एक और हटा और पीछे जो कुछ था वो दिखाया। तारपोलिन ऐसे हटा जैसे कोई भीगी चमड़ी छील रही हो। मेरे घुटने जवाब दे गए। मैं गिर गई। वहां लाशें थीं, जैसे कचरे की तरह एक के ऊपर एक रखी हुई हो। कम से कम 6 या 7 औरतें।
एक का शर्ट गले तक खिंचा हुआ था, जैसे उसे घसीटा हो। कुछ की आंखें खुली थी, कुछ की गायब, लेकिन हर किसी की निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। एक तो जिंदा सी लग रही थी, जब तक मैंने उसकी सूजी हुई सड़ी हुई त्वचा नहीं देखी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। सड़न, पसीना, लोहा और ब्लीच सब मिलकर एक जहरीला घुटन बन गए। मेरी नजर धुंधली होने लगी और मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। वो मेरे पास बैठा। ये और भी बुरा हो गया था। वो चाहते, मैं नहीं चाहता था कि तुम जानो, मैं नहीं चाहता था कि तुम देखो कि मैं असल में क्या बन गया हूँ, लेकिन फिर मुझे रास्ता मिल गया। मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो डर रहा हो कि मैं उस पर गर्व नहीं करूंगी। मैंने उन्हें टिंडर पर ढूंढा, वो लोग जिन्हें कोई नहीं ढूंढेगा। बहुत सोच समझ कर चुना मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हें ये सब ना देखना पड़े। ये सब तुम्हारे लिए किया। उसने एक नोटबुक निकाले, नाम, तारीखें, कुछ बेतरीब नोट्स, कुछ पर टिक मार्क्स लगे थे। एक पन्ने पर मेरी तस्वीर चिपकी हुई थी, उसके नीचे लिखा था आखिरी कदम और इनाम। मैं उससे दूर हटने लगी, जैसे कोई घायल जानवर रेंगता हो। मेरे पैर जवाब नहीं दे रहे थे, मेरा शरीर मेरे दिमाग से कटा हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुमने ही तो कहा था ना कि हमारा रिश्ता टिकना चाहिए। मैं ये सब सुनिश्चित कर रहा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं ना रो सकी, ना चिल्ला सकी, मुझे सिर्फ चलना था। उसने फिर से मेरी बाहों को छुआ, धीरे से। चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। मैं झटके से पीछे हटी और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी। रुको, रुको प्लीज, तुम अभी मुझे समझ नहीं रही हो। उसका हाथ मेरे टखने पर पड़ा। मैं तब तक लात मारती रही जब तक कि उसकी पकड़ ढीली नहीं हो गई। मैं ऊपर पहुंची और बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद किया। उसने दूसरी तरफ से उस पर जोर से टक्कर मारी। मैं दौड़ी, लिविंग रूम तक पहुंची ही थी कि उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। हम दोनों जोर से फर्श पर गिरे। मैं ये नहीं चाहता, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उससे झूठ बोला। मैंने तुम्हें माफ किया, सच में किया। रुक जाओ, सांस लेने दो। वो रुक गया, उसकी पकड़ ढीली पड़ी। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाया, लेकिन दीवार पकड़कर खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। मैं भागी, हॉलवे में फिसल गई, एक अलमारी से टकराई, लेकिन उठी। घसीटते हुए गेस्ट रूम में पहुंची और दरवाजा बंद कर दिया। उसके कदमों की आवाज तेज होती गई। फिर पहली टक्कर हुई, फिर दूसरी। प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर चीखें शुरू हुई, जानवर जैसी आवाजें। अब वो रो नहीं रहा था, वो गुस्से में था। मैंने टेबल लैंप उठाया, वही मेरे पास था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। तीसरी लात में ताला टूट गया। वह दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसा, एक जंगली जानवर की तरह, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, मुंह चीखता हुआ खुला। मैंने तुम्हारे लिए सब किया और तुम सब कुछ फेंक रही हो। मैंने लैंप से उसे मारा, वो टूट गया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे दीवारों से दे मारा। मेरी कोहनी मारी, उसे नोचा, वो दहाड़ा। फिर उसने मुझे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। कांच बिखर गया, मेरे नीचे मुड़ गई। शर्ट खून से सनी हुई थी। मैं रेंगने लगी, मेरे हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हर इंच दर्द से भरा हुआ था। मैंने सुना, मुख्य दरवाजा खुला। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं ड्राइववे तक पहुंच गई। एक पत्थर मिला। जैसे ही वो पास आया, मैंने पूरी ताकत से उसका जबड़ा निशाना बनाया। पत्थर टकराया, वो गिर पड़ा। बेहोश नहीं हुआ, बस सन्न रह गया। मैं रुकी नहीं, खुद को घसीटते हुए कार तक पहुंची, दरवाजा खोला और स्टार्ट किया। मैं चल पड़ी, रोती हुई, चीखती हुई, खून से लथपथ, लेकिन रुकी नहीं। मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो मेरे घर वापस आए। घर खाली था, बेसमेंट पूरी तरह से साफ था। ब्लीच, प्लास्टिक शीट्स, लाशें, सब गायब, लेकिन खून के कुछ निशान थे, कुछ बाल, एक नोटबुक, वो गायब था। 8 महीने बीत चुके हैं, अब भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं नए अकाउंट से, बिना तस्वीरों के, बस शब्द। मैं अब बेहतर हूँ, साफ सुथरा हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। मैं उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन वो फिर से आ जाते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि सब
रुक जाए। हाय, मेरा नाम रिचर्ड है और मैं लगभग 5 साल से एक रिश्ते में हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से टिंडर पर मिला था और तब से सब कुछ बहुत शानदार रहा है। आपको पता है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, क्योंकि मेरा टिंडर के साथ अतीत कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा और उन्हीं बेहद बुरे लोगों में छिपे हुए एक छोटे से प्रतिशत में से एक थी एंजेला, अब तक की सबसे क्रूर और शातिर लड़की जिसे मैंने कभी देखा। शुरुआत में एंजेला बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं लगी। मैंने उसे टिंडर पर देखा और वो बाकी सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही मैंने उसे लाइक किया, मैंने अपना मोबाइल नीचे रखा और कुछ खाने चला गया। लेकिन जैसे ही मैं निकलने लगा, मेरे फोन की घंटी बजी। ये टिंडर की एक नोटिफिकेशन थी। मेरा एंजेला से मैच हो गया था। हम दोनों ने बात करना शुरू किया और मेरी हैरानी की बात यह थी कि एंजेला बहुत अट्रैक्टिव थी। उसकी शख्सियत में एक तरह की चुंबकीय शक्ति थी जिसने मुझे तुरंत अपनी ओर खींच लिया। हमारे शौक मिलते जुलते थे, हमारा ह्यूमर भी एक जैसा था और हमारी बातचीत बहुत ही रोचक और बहाव भरी होती थी। दिन बीते, हफ्ते बीते और हमारी वर्चुअल केमिस्ट्री और गहरी होती चली गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि हमने मिलने का फैसला नहीं किया। एक ठंडी शरद की रात एंजेला ने एक सुनसान जगह पर मिलने का सुझाव दिया। हालांकि मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सवाल नहीं किया। जब मैं पहुंचा, एंजेला पहले से ही वहां मौजूद थी। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। हे, तुमने ये पोलराइड कैमरा क्यों लाया है? पलों को कैद करने के लिए? बैठो, तुम समझ जाओगे। हम एक बेंच पर बैठे और कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था। एंजेला ने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा और मैंने उससे उसकी। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हे, क्या तुमने कभी किसी जानवर को मारा है? क्या क्या कहा तुमने? मैं मजाक कर रही थी, शांत हो जाओ। मुझे लगा कि तुम्हें जोक्स पसंद है। हालांकि उसने कहा कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। पहले उसके चेहरे पर एक शांत, ध्यान देने वाली और सतर्क झलक थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं। उसकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं और चीत को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था। फिल्में, काम, कॉलेज, जो भी टॉपिक चीजों को फिर से सामान्य बना सके। लेकिन उसमें कुछ बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी किसी भी बात में कोई दिलचस्पी ना हो। शाम के इस मोड़ पर मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। हे, आज का समय बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे अब चलना चाहिए। मेरी माँ बीमार है और मुझे उनका ध्यान रखना है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ पाया था, लेकिन अब लग रहा है ज्यादा देर हो गई है। ओह बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। क्या तुम अपनी माँ के बहुत करीब हो? हाँ बिल्कुल। मैंने अपने पिता को तो कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई बहनों को हमेशा अकेले पाला। वो बहुत बहादुर हैं। जानते हो, मैं भी अपनी माँ के बहुत करीब हूँ। क्या तुम मेरी माँ की तस्वीरें देखना चाहोगे जाने से पहले? हाँ, क्यों नहीं। एंजेला ने अपने मोबाइल में एक तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक से उसका बर्ताव थोड़ा सामान्य लगने लगा। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। जब वो तस्वीर ढूंढ रही थी, मैं उसके चेहरे को देखकर यह महसूस कर रहा था कि वो कितनी क्यूट लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई अलग सी चमक थी, एक अनोखी खुशी थी। ये रही, मैंने तस्वीरें ढूंढ ली, देखो। मैंने उत्साह से मोबाइल उठाया और स्क्रीन की ओर देखा। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर के लिए भ्रम में था, लेकिन जब मैंने सही से देखा और समझा कि मैं क्या देख रहा हूं, तो मैं वहीं थम गया। उस तस्वीर में एक औरत थी जो एंजेला जैसी ही दिखती थी, लेकिन वो मरी हुई थी। उसका शरीर टुकड़ों में कटा हुआ था। उस तस्वीर में एंजेला भी थी। खून उसके पूरे शरीर पर था, खासकर उसके चेहरे पर, जिस पर एक चौड़ी मुस्कान थी, और वैसे ही आंखें जो उसने कुछ मिनट पहले मुझ पर टिकाई थी। तभी एक चमक ने मुझे वर्तमान में खींच लिया। उसके हाथ में एक पोलोराइड कैमरा था। हमेशा तैयार रहना चाहिए सबसे अच्छे पलों को कैद करने के लिए। तुम्हारा रिएक्शन तो देखने लायक है। एंजेला, प्लीज मुझे बताओ कि ये मजाक है। बताओ कि ये कोई घटिया मजाक है। प्लीज कहो कि ये सब असली नहीं है। ये सब मजाक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही वो ये कर रही थी, कुछ मेरे ओर झलकने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि एंजेला के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था। इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल करती, मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। मैंने देखा कि एंजेला मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थी। मैं जितना तेज हो सकता था दौड़ा।
मुझे पुलिस स्टेशन जाना था और जो कुछ मैंने देखा था उसकी रिपोर्ट करनी थी। शायद वो सिर्फ एक लड़की थी जिसके हाथ में चाकू था। जैसे ही मैं दौड़ रहा था, मैंने पीछे की इंजन की आवाज सुनी और एक तेज कार को अपनी ओर आते देखा। वो एंजेला थी। मैं सड़क से जल्दी हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन देर हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं कूद पाता, उसने मुझे कार से टक्कर मार दी और जमीन पर गिर पड़ा। पार्क खत्म हो चुका था और मैं एक बड़े घास वाले मैदान में था जहां बहुत सारे पेड़ थे। सौभाग्य से मैं अंधेरे में घसीटते हुए एक पेड़ के पीछे छिपने में सफल हो गया। एंजेला मुझे ढूंढ रही थी, धीरे धीरे चलती हुई, पूरे इलाके को ध्यान से देखती। उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि हर कदम पर वो मेरे और करीब आ रही थी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझे देख चुकी है, लेकिन जानबूझकर मुझे डराने के लिए खेल खेल रही है। वो मुझे मारने वाली थी और मैं उसकी तस्वीरों का एक हिस्सा बनने वाला था। एंजेला का एक आर्ट। मैं अपना बचाव करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर बहुत दर्द में था। मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तभी जब वो मुझे लगभग ढूंढ ही चुकी थी, एक ग्रुप वहां से गुजरा। क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल, बस मेरी एक अंगूठी गिर गई है। आप लोग जा सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, हम आपकी मदद कर देंगे उसे ढूंढने में। नहीं, मैं उसे ढूंढ चुकी हूँ, फिर भी धन्यवाद। और यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया। एंजेला बस अपनी कार की ओर वापस मुड़ी और तेजी से वहां से चली गई। बाकी लोगों की हैरानी के बीच उन्हें मालूम था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो इतने दिलचस्प नहीं रखते थे कि जान सके कि वो असल में क्या कर रही थी। मैंने उस मौके का फायदा उठाया, वहां से रेंगते हुए दूर निकल गया। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया। मेरे भाई ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया और वहीं से मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन वे एंजेला को ढूंढ नहीं पाए। उसके कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं थे, उसका टिंडर प्रोफाइल गायब हो चुका था और उसने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा था जिससे उसका पता लगाया जा सके। मुझे तो अब ये भी शक है कि उसका असली नाम वाकई एंजेला था या नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने एक बार फिर टिंडर आजमाया और इस बार सब ठीक रहा। मैंने अपने मौजूदा पार्टनर को एक सार्वजनिक जगह पर पहली बार मिला और उससे मिलने से पहले मैंने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी तरह से चेक की। मैंने फिर कभी एंजेला के बारे में नहीं सुना और सच कहूं तो मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने नहीं सुना। कौन जानता है कि एंजेला क्या कर सकती थी। उसने किसे टिंडर पर मिलाया होगा और उन बेचारों का क्या हश्र हुआ होगा जो शायद मेरी तरह भाग नहीं पाए।